जहाँ तक हमने इसे कंप्लीट किया था उसके बाद फर्दर हम इसे आगे करने जा रहे हैं। हमने डायमेंशनल फार्मूला एज कैलकुलेट करना सीखे थे ना नेक्स्ट क्लास में। ठीक, आज जो फॉर्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एनर्जी और वर्क डन के बारे में, प्रेशर के बारे में। आज हम नेक्स्ट फॉर्मूला जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पावर। पावर का आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज़ वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये आपके पास एनर्जी पर यूनिट टाइम भी होता है। वर्क डन पर यूनिट टाइम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम पावर जो है किसी भी मशीनरी की, किसी भी काम को करने की जो पावर होती है, किसी भी वर्क को करने की जो पावर होती है वो डिपेंड करती है हमने उस काम को कितने टाइम के अंदर ख़त्म किया या कितनी जल्दी उस काम को किया या कितनी एनर्जी हमने खर्च की है कितने टाइम में, वो हमारे पावर को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ से वर्क डन और एनर्जी दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला हमें पता है, ml/t-2 होल डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज टी। इसको फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा ml/t-2 और ये t जब न्यूमरेटर में जाएगा विद द पावर -1 तो है इस पर, जब न्यूमरेटर में हम वैल्यू को साइड करते हैं तो वह नेगेटिव पावर के साथ जाती है। व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, यहाँ बेस सेम है तो आप एक बार लिखेंगे, पावर्स पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा ml/t-3। उसी तरीके से नेक्स्ट हम जो फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास एंगल। एंगल के लिए आप क्या डायमेंशनल फॉर्मूला यूज़ करोगे? एंगल जो होता है वो होता है आपके पास आर्क/रेडियस। अब आपको पता है कि जो एंगल है वो आपके पास किस टर्म में मेज़र होता है? लेंथ की टर्म में, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा। रेडियस की लेंथ की टर्म में ही मेज़र होती है, दोनों कैंसिल होंगे तो 1 मिलेगा। 1 को आप लिख सकते हो एज m⁻⁴, l⁻⁴ एंड t⁻⁴। ये जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं मिल रही है, तो ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में, जैसे कि हम इसको लिखेंगे टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, या फिर इनके इनवर्स आप ले सकते हो रेसिप्रोकल, दैट इज कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये जो भी रेशियोज़ हैं, क्योंकि इनके साथ थीटा है और थीटा एक एंगल है और एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ भी डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। इसका एक और आप जो है एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आप साइन थीटा को अगर रिप्रेजेंट करो तो वो आपके पास आता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड फॉर टेन थीटा वी हैव परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, हाइपोटेनस ये सब के सब लेंथ की टर्म में मेजर होते हैं। तो इन सब के डायमेंशनल फार्मूलाज आपके पास आएंगे l/l। इसका मतलब आपको जो डायमेंशनल फार्मूला मिला दैट इज m⁻⁴, l⁻⁴ एंड t⁻⁴। जब हम आगे मूव करते हैं तो ये तो आपने पावर, एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के डायमेंशनल फार्मूलाज यहाँ पे कैलकुलेट किए। अब आपके पास नेक्स्ट जो आता है दैट इज स्ट्रेस। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूँ, स्ट्रेस जो टर्म है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। बट आप स्ट्रेस को कहाँ पे यूज़ करते हो? आप स्ट्रेस को यूज़ करते हो इलास्टिक बॉडीज़ के अंदर। ये आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, चैप्टर नंबर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। उसके अंदर इलास्टिक बॉडीज़ पर जो हम क्या करते हैं, उन्हें स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं। जैसे कि स्प्रिंग का केस आप ले लो, रबर बैंड का केस ले लो। आप अगर उसको स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच करने से क्या होगा, उनकी लेंथ में चेंज आएगा। चेंज आने से जो इलास्टिक बॉडी है, जैसे कि अगर रबर बैंड है या स्प्रिंग है, वो अपने अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स को रख लेगा ताकि वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ को वापस गेन कर सके आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। दो तरीके की फोर्स होती हैं आपके पास, एक तो होता है डिफॉर्मिंग और एक होता है रीस्टोरिंग। ठीक है, दोनों के वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब है।
अगर मैं डिफॉर्मिंग की बात करूँ तो डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी को डिफॉर्म करने में यूज़ होती है, उसकी शेप साइज़ को चेंज करने में, और रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी अपने अंदर स्टोर करती है फर्दर अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ को गेन करने के लिए। तो डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी अपने अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्टोर कर लेती है, जैसे ही हम रबर बैंड को रिलीज़ करते हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ में आ जाता है, तो वहाँ पर आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास होगा mL/T-2 होल डिवाइडेड बाय एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L⁻²। यहाँ एक एल से एक एल कैंसिल होने के बाद आपको मिलता है mL⁻⁻1 T⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है आपने स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला कैलकुलेट किया, दैट इज़ फोर्स mL/T-2 डिवाइडेड बाय एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, बट ये रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। एरिया का डायमेंशनल फार्मूला L² हो गया आपके पास। और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है दैट इज़ mL-1 T-2। नेक्स्ट आपके पास आता है, यहाँ पर जो हम उस चैप्टर के अंदर स्ट्रेस पढ़ेंगे वो बहुत डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रेस होंगे। जैसे कंप्रेशनल स्ट्रेस होगा जिसमें बॉडी को हम कंप्रेस करते हैं, जैसे कि कोई इरेज़र है, अगर आप उसे कंप्रेस कर दोगे तो वो अपने अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया रखेगा जिसका डायमेंशनल फार्मूला यही आएगा। एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा कि किसी बॉडी पर टेंजेंशियली अगर फोर्स अप्लाई किया जाए तो हमें कौन सा स्ट्रेस मिलेगा, दैट इज़ टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये सभी स्ट्रेस में फॉर्मूला एक ही रहेगा, दैट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि बॉडी जो है रिस्टोरिंग फोर्स हर हाल में अपने अंदर रखेगी वापस से अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ को गेन करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास एक और रिलेटेड टर्म आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है आपके पास, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो बॉडी के डायमेंशन में चेंज आता है। जैसे कि किसी वायर या कोई स्प्रिंग का अगर हम केस लें, स्प्रिंग से अगर आप 2 kg का वेट हैंग कर दो, सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कोई स्प्रिंग है और इसकी पोजीशन इनिशियली ये थी और स्प्रिंग जो है इस टाइम पर 2 मीटर का था आपके पास। फर्दर अब आपने क्या किया, इससे कोई वेट हैंग कर दिया, यहाँ पे मान लो कोई स्लॉटेड वेट आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। तो स्लॉटेड वेट अप्लाई करने से मान लो ये आपने यहाँ पे कोई स्लॉटेड वेट जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे स्लॉटेड वेट अप्लाई करने से पहले स्प्रिंग की पोजीशन थी ये 2 मीटर, और अब ये स्प्रिंग की पोजीशन जो है ये एक्सटेंड होकर के कितनी हो गई है, 4 मीटर हो गई है। तो इसकी लेंथ में जो है चेंज आया है, कितना चेंज आया है, पहले 2 था और अब ये 4 हो गया, 2 मीटर का चेंज आया। तो जो चेंज आया है वो भी लेंथ में ही आया है और ओरिजिनली भी इसकी लेंथ ही थी। इसी तरीके से मान लो कोई बलून है, बलून को आपने क्या किया, उसमें फर्दर और एयर जो है इंसर्ट की तो उसका वॉल्यूम बढ़ गया। तो पहले भी वॉल्यूम ओरिजिनल था और बाद में ही वॉल्यूम में ही चेंज आया। तो डायमेंशन कैसी भी हो सकती है, लेंथ की टर्म में बॉडी चेंज हो सकती है, ब्रेथ की टर्म में, जैसे कोई शीट है, मेटल की शीट है, आप उसे गर्म करो तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, उसका एरिया बढ़ जाएगा, एरिया भी एक डायमेंशन ही है। तो डायमेंशन में चेंज आ रहा है और ओरिजिनल डायमेंशन, ऊपर भी डायमेंशन नीचे भी डायमेंशन, यानी ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ऊपर भी एरिया नीचे भी एरिया, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। तो जब जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में टर्म सेम रहेगी तो डायमेंशनल फार्मूलाज भी सेम रहेंगे। तो जो स्ट्रेन का डायमेंशनल फार्मूला आपके पास होगा, मान लो मैंने लेंथ कंसीडर किया तो L/L, V तो V/V, एरिया तो एरिया, हमेशा आपके पास वैल्यू 1 आएगी, दैट इज m⁻0 L⁻0 T⁻0। तो स्ट्रेन भी आपके पास एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास होता है, जैसे कि हम बात करें वेवलेंथ की, ठीक है। वेवलेंथ आप सभी ने पढ़ी है प्रीवियस क्लासेस में। वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इसको लिखते हैं हम ऐसे लैम्बडा, ये इसका जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है लैम्बडा। वेवलेंथ आपके पास होती है एक्चुअल में लेंथ ऑफ द वेव आपके पास 2 टाइप्स की होती हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं आपको क्रस्ट और ट्रक की फॉर्म में मिलती हैं, जिसके अंदर हम जैसे वायर में ट्रांसवर्स वेव आपको मिलेगी, वायर्स का मतलब स्ट्रिंग्स के अंदर, सितार गिटार में जब हम वायर को प्लग करते हैं तो आपको जो वेव उसके थ्रू मिलेगी, क्योंकि
ऑसिलेशन होती है जो वायर के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, सितार हो गिटार हो, जब आप प्लग करते हो तो उनके अंदर एक ऑसिलेशन होती है, वाइब्रेशन होती है। तो वाइब्रेशन से वेव्स क्रिएट होती हैं, उन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव आपको मिलती है साउंड, जैसे कि हमारी आवाज़ जो है वो आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव का केस है, जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन की टर्म में आपको मिलती है। कंप्रेशन का मतलब जहाँ पे पार्टिकल बहुत पास होते हैं, कंप्रेस हो जाना मतलब बहुत पास आ जाना, मतलब पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास है। यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर, और यहाँ पर फर्दर क्या मिलता है हमें, ये तो कंप्रेशन हो गया, ये रेयरफैक्शन, जहाँ पार्टिकल बहुत दूर है। तो यहाँ पर वेवलेंथ जो है वेव से रिलेट करती है, और वेव आपके पास 2 टाइप की होती है, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। अब हमें वेवलेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, तो वेवलेंथ का मतलब हो गया लेंथ ऑफ वेव, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ ही होगा, एल ही होगा, ठीक है। फर्दर हमारे पास आता है फ्रीक्वेंसी, हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर यूनिट टाइम पीरियड में कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन है, जैसे n/t भी लिख सकते हैं, 1/t भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक वाइब्रेशन करने में कितना टाइम लगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी, हाउ फ्रीक्वेंट द ऑब्जेक्ट इज, हाउ फ्रीक्वेंट द वेव इज। तो यहाँ पर 1 का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, टाइम पीरियड का t होगा। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया t⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ ठीक। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट को। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट आप लोग हमेशा जो है यूज़ करते हो पर यूनिट लेंथ के लिए, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। इसी तरीके से आपके पास होता है प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। तो इन दोनों का क्या मीनिंग है, अगर हम इन्हें डिस्कस करें तो इनका क्या मीनिंग है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। वेलोसिटी जहाँ भी ग्रेडियंट आता है उस क्वांटिटी के साथ आप लगा दो पर यूनिट लेंथ, यानी वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, प्रेशर डिवाइडेड बाय लेंथ। अब ये कहाँ यूज होते हैं, जब हम फ्लूइड्स पढ़ेंगे। फ्लूइड क्या होते हैं, दैट कैन फ्लो, जो बह सकते हैं, जैसे कि वाटर है, कोई लिक्विड है, कोई गैस है, दोनों ही फ्लो कर सकते हैं, तो वो फ्लूइड में आएंगे आपके पास। अब अगर हम लिक्विड्स की बात करें, किसी पाइप के थ्रू कि कितनी लेंथ के थ्रू वाटर की कितनी वेलोसिटी है, दैट इज़ वेलोसिटी ग्रेडियंट, कितने प्रेशर से वाटर फ्लो कर रहा है पाइप से, ठीक है। तो जहाँ पर हम पर यूनिट लेंथ से प्रेशर या वेलोसिटी देखते हैं, फ्लूइड्स के केस में देखते हैं, वहाँ पर हम जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट जैसी टर्म्स को पढ़ते हैं, जो हम चैप्टर नंबर 10 में यूज़ करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स। तो यहाँ पर आपके पास v/L और p/L को कैलकुलेट कैसे करोगे, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला Lt-1 और लेंथ के लिए L, तो यहाँ पर आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आएगा t⁻⁻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 ⁻
एरिया प्रेशर के लिए इंटू लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT -2 डिवाइडेड बाय एरिया L स्क्वायर इंटू L। तो यहाँ L से L कैंसिल और आपको जो वैल्यू मिलेगी प्रेशर ग्रेडियंट की दैट इज mL -2 T माइनस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो किस तरीके से आप इसे कंप्लीट जो है प्रेशर का फॉर्मूला याद करने से अच्छा है फोर्स पर यूनिट एरिया से इसको कैलकुलेट करो ताकि कोई मिस्टेक ना हो वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे हैं ये तो हो गया आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप सभी ने पढ़ा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सभी ने पढ़ा है कि अर्थ पे जो भी दो बॉडीज़ हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड देयर इज़ ऑलवेज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी। अर्थ क्या जाती है, हर बॉडी अर्थ की तरफ आई, ठीक है। ग्रेविटेशनल पुल जिसे हम कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हम कहते हैं, यानी हर बॉडी अर्थ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और ये जो अट्रैक्शन है इसकी वैल्यू कितनी होती है इस फोर्स, क्योंकि अट्रैक्शन का मतलब कि हर बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है। ये एक बॉडी है आपके पास और ये एक बॉडी है, देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू बॉडीज, ठीक है। दोनों एरो एक दूसरे की तरफ लगाएं क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। ये जो अट्रैक्शन है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे ये बॉडीज एक फोर्स जो है एक दूसरे पर लगा रही है। इस फोर्स की वैल्यू न्यूटन ने क्या दी थी,
This force is directly proportional to the product of the masses of these two bodies m1 m2 लिख लेते हैं, and inversely proportional to the square between them, square of the distance between them. तो इनके बीच अगर distance r है तो इसके inversely proportional होगा ये force of attraction. तो force of attraction between any two bodies is directly proportional to the product of the masses. इनके masses क्या उन दोनों के multiplication के directly proportional होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के. इन्वर्सली का मतलब क्या हुआ, जितना इनके बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, दूरियां बढ़ती जाएंगी, दूरी बढ़ेगी, उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, उतना फोर्स जो है इनके बीच कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, डिस्टेंस जितना कम होगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा रिड्यूस होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, न्यूमरेटर की वैल्यू उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी. जैसे फर्दर जब हम यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो ये वैल्यू आती है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो जी है इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इस जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, दैट इज एफ आर स्क्वायर, यहीं से निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, अपॉन m1 m2. अब यहाँ से देखो पहली वैल्यू है आपके पास फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, mlt-2, और डिस्टेंस लेंथ की टर्म में मेजर होगा, यानी आर स्क्वायर मीन्स एल स्क्वायर, m1 इंटू m2. इस मास के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला m, और इस मास के लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला m. m से m कैंसिल, आपको जो वैल्यू मिली m⁻⁻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 ⁻
आपके पास आ गया कैपिटल G, दैट इज़ फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक आपके पास आता है स्मॉल g। अगर हम यहाँ पे स्मॉल g की बात करें तो इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हर बॉडी जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उस पर अर्थ जो है अपना फोर्स लगाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और उसे एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराती है उस बॉडी को। उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा मिलने वाला एक्सेलरेशन। तो है तो ये एक्सेलरेशन, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो एक्सेलरेशन का होता है, दैट इज L(T)⁻²। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एक टर्म है जो हम एक तरीके से कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट आपके पास डायमेंशनल फॉर्मूला है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला mL2T-2 और फ्रीक्वेंसी के लिए T⁻⁻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 ⁻
डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास आ गया इन केस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। अब नेक्स्ट जो आपके पास फॉर्मूला है next dimensional formula is for surface tension. सरफेस टेंशन क्या होता है हमारे पास? सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, लिक्विड के सरफेस की वो प्रॉपर्टी जिसमें लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है दैट इज बिहेव लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक खिंची हुई झिल्ली की तरह ये बिहेव करता है। जैसे कि कोई बलून है, उसको आप खींचो तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ में आना चाहता है। बलून की स्किन को जितना आप खींचते हो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप साइज़ को लेना चाहता है। उसी तरीके से लिक्विड का जो टॉप सरफेस होता है वो बिहेव करता है लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन एंड ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड की वो प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इज ट्राई टू मेंटेन मिनिमम सरफेस एरिया, तो इसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो बारिश की बूंदें हैं, रेन ड्रॉप्स आपको हमेशा सफेरिकल शेप में मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? रेन ड्रॉप्स आपको सफेरिकल शेप में क्यों मिलती हैं? क्योंकि स्फीयर हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया। कोई और शेप आपको इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि सबसे मिनिमम सरफेस एरिया आपके पास स्फीयर का है। तो यहाँ पर इसीलिए जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स होती हैं, वो सफेरिकल होती हैं शेप में। दूसरा, जब पेंट ब्रश को हम जो है वाटर के अंदर इंसर्ट करके बाहर निकालते हैं तो उसके सारे हेयर्स एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ऑल द हेयर्स क्लिंग टुगेदर। क्यों? क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो लिक्विड के अंदर आपने इंसर्ट करा है, वाटर के अंदर आपने इंसर्ट करा है, वो उसको मिनिमम सरफेस एरिया में रखना चाहता है।
आपके पास जो है प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इज ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद मिनिमम सरफेस एरिया। तो यहाँ पर जो लिक्विड का सरफेस है या इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लिक्विड। ये लेंथ ऑफ द लिक्विड है आपके पास, और ये फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है, जो ट्राई टू कॉन्टैक्ट विद मिनिमम सरफेस एरिया जाता है, इसलिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास हो जाता है T-2 होल डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज L। यहाँ L से L कैंसिल होने के बाद आपको डायमेंशनल फॉर्मूला मिलता है mt⁻⁻²। तो ये आपके पास आज कुछ डायमेंशनल फार्मूलाज जो है वो हमने डिस्कस किए हैं आज की क्लास में। फर्दर जो है इसकी एप्लीकेशन दैट आर रिलेटेड टू द डायमेंशनल फार्मूलाज वी विल डिस्कस in our next class. Okay, thank you to all.